नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते भाई। आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और नाली वैद्य हैं। आयुर्वेद की तरह यह प्राचीन विद्या अब लुप्त होती जा रही है। आपने इस परंपरा को जागृत रखने का संकल्प लिया है। जब मैं भयंकर वात लोग और लीवर पित्ताशय की पथरी से पीड़ित रोगी था, लेकिन आपने बहुत ही झूठ बोल से मेरे सारे लोगों को कंट्रोल में ले लिया है। तो यदि किसी की बात लोक है तो बात वाली नाली की किसी तरह का मूवमेंट होती है। इसे थोड़ा आपके विशेष ज्ञान भंडार से खोज करके बताइएगा। जी नमस्कार मुकेश जी। मुकेश जी एक बहुत ही अच्छे सेवाभावी हमारे एक भाई हैं जो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे हॉस्पिटल में आए हुए थे और अब अपनी जिज्ञासा वृत्ति से वो इस विषय को समझ रहे हैं और हमें यथासंभव सहयोग भी कर रहे हैं। तो आज का जो ये प्रश्नोत्तरी है वो उनके रोग के संबंध से वो उन्होंने आयोजित किया हुआ है और ये जो एक प्राचीन विद्या जो नाड़ी परीक्षण की है वो इसको सीखने के लिए तत्पर हुए हैं और इस विषय को और लोगों तक जिनको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है पहुंचाने के लिए भी उनका एक यह छोटा सा प्रयास है जिसकी हम यहाँ पर सराहना करते हैं। अब आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण और वात रोगों का संबंध, क्योंकि आपको बहुत ही भयंकर वात रोग था और लगभग 3 से 4 महीना आपने काफ़ी समय हमारे साथ बिताया है और जब जब आप हमारे साथ रहे हैं तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई है कि जो वात का कोई एक बहुत भयंकर अटैक आया हो। और जिन संदर्भों में आप अपने घर पे अपने कार्य पर रहे तो उस समय जो है कई बार जो है आपको वात रोग का अटैक, बहुत भयंकर अटैक आ चुका है जिसमें मतलब एक जैसे लगता है कि प्राण ही निकल जाएंगे। पूरा इतना उसका दबाव हृदय के एरिया में, मस्तिष्क के एरिया में, पाचन तंत्र में, पेट के ऊपर, आंतों में, पैरों में, हर जगह एक भयंकर पीड़ा के रूप में आपने झेला हुआ है। तो कहते हैं कि जाके पाँव न फटी बेवाई सो क्या जाने पीर पराई। तो आपका यह प्रश्न बहुत ही आपके अनुभवों से आ रहा है और अन्य कई वात रोगियों को इससे मार्गदर्शन मिल सकता है। ऐसा एक आपकी शुभ भावना हम समझ सकते हैं। यह विषय बहुत ही गूढ़ है और जिसे समझने के लिए आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को जानना आवश्यक है और इस विषय को सरल और स्पष्ट रूप से समझाने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि यह भाषा की दृष्टि से जो संस्कृत की भाषा आयुर्वेद में प्रयोग में हुई है तो ये आयुर्वेद का ज्ञान थोड़ा सा समझने में आज की पीढ़ी को थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं बराबर भाषा और आजकल का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसके साथ एक सामंजस्य रखता हूं। तो इस विषय को मैं थोड़ा जो है सिंपली एक्सप्लेन करूंगा। अब ये नाड़ी परीक्षण आयुर्वेद में एक बहुत प्राचीन नैदानिक प्रक्रिया है और वो एक परंपरागत ढंग से आती थी, एक गुरु परंपरा से आती थी और मुझे यह सौभाग्य मिला कि हमारे गुरुदेव ने हमको हमारा हाथ पकड़ के हमको इस दिशा में चलना सिखाया। कहते हैं कि हमने अपनी नाड़ी अपने गुरु को दे दी कि आपको जैसे चलाना हो वैसे चलाइए। अब नाड़ी एक कोई जो आर्टरी होती है उसी को जो है यहाँ पे नाड़ी समझा जा सकता है और आर्टरी बहुत सिंपल चीज है, पूरे शरीर में आर्टरीज हैं, लेकिन
अब ये थोड़ा जो है सब्जेक्ट आयुर्वेद में आर्टरी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है अंदर गहरा है, बहुत ही आंतरिक जुड़ाव का है, जिसको समझना महसूस करना ये शरीर के लेवल से नहीं होता है। ये बहुत आंतरिक एक स्तर होता है जो पेशेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसी से किसी के शरीर की स्वास्थ्य की स्थिति का, उसकी मन की स्थिति का, उसके भूतकाल के रोगों का, उसकी गलतियों का, उसकी भूलों का सब कुछ एक स्पष्ट आकलन किया जाता है। यह प्रक्रिया आयुर्वेद डॉक्टर वैद्य द्वारा की जाती है, लेकिन खेद है कि आज BAMS वगैरह पाठ्यक्रम में नाड़ी विज्ञान को ऐसा महत्व नहीं दिया गया। इसलिए ही आप इसे कह सकते हो कि यह विद्या अब लुप्त प्राय है। अब इसकी गति, स्पंदन, प्रकृति आदि का विश्लेषण किया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, लेकिन जो हमने पूर्व में कहा कि यह विषय बहुत गहरा है, यह एक नाड़ी अथवा एक जो आर्टरी है खाली वहां तक सीमित नहीं होता है, इसलिए इसमें परिपक्वता लोगों में नहीं आ पाती है। नाड़ी परीक्षण के माध्यम से एकदम सामान्य ढंग से मैं कहूं तो वात, पित्त, कफ, इन 3 दोषों का पता चलता है। इनकी स्थिति बराबर है कि बिगड़ी हुई है, और इसके साथ में कौन से दोष के साथ कौन सा मिक्स है, कौन सा दोष बहुत ज्यादा प्रायर है, मतलब कौन सा प्राथमिक है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा मिक्स है, कौन सा जो है जटिल है, कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो ये सारा जो है इसमें समझा जाता है, महसूस किया जाता है। 3 मुख्य दोष, जैसा हमने कहा कि वात, पित्त और कफ, इसमें से मुकेश जी विशेषतया जो वात रोग से पीड़ित रहे हैं उसके बारे में समझना चाहते हैं। तो उसकी गति और संचार ये जो है नाड़ी से हम समझते हैं कि वात नाड़ी जो किस तरह से चल रही है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जो है ये संदर्भ पूरा करके फिर आ रहा हूं। तो वात शरीर में हमारी मूवमेंट को निर्धारित करता है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारा सांस लेना, भोजन का पचना, मल का निकलना, सब कुछ जो है वात पर आधारित है। वात दोष नहीं, वात एक धातु है, एक हमारी वस्तु स्थिति शरीर के साथ जुड़ा हुआ एक कंपोनेंट है, उसकी बात कर रहे हैं। दोष की बात तो जब जो है रोग के संदर्भ में बात होगी उस समय करेंगे। तो शरीर में हरकत, सांस लेना, रक्त प्रवाह, पाचन, तंत्रिका तंत्र के कार्यों को वात के द्वारा ही संचालित किया जाता है। अब यह दोष असंतुलित हो जाता है तो यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाता है। इसी तरह से चरक संहिता में वात दोष के बहुत सारे रोगों का वर्णन है। भाव प्रकाश में, निघंटु में, हर जगह जो है वात दोषों पर ही ज्यादा चर्चा हुई है, क्योंकि वात दोष बहुत ही सामान्य, कॉमन है, मतलब सबको जो है आसानी से बहुत जल्दी चपेट में आ जाते हैं लोग। और यह इतना जटिल भी है कि इससे भयंकर पीड़ा होती है और व्यक्ति कई बार जो है घबराहट में ही अपना शरीर भी त्याग सकता है। तो वात रोग के जो बहुत ज्यादा रोग हैं उनको लोग समझ सकते हैं। जो कॉमन रोग हैं जैसे ज्वाइंट्स पेन, इसमें जो है कमर दर्द, मसल्स पेन, स्टिफनेस, मांसपेशियों में स्टिफनेस, अकड़न होना, ठंड लगना, ठंड ज्यादा लगना, ड्राइनेस, त्वचा में ड्राइनेस बने रहना, मुंह के अंदर ड्राइनेस बने रहना, कब्जियत, गैस, पेट में दर्द, चुभन, ये सब जो है एक सामान्य है। मानसिक स्तर में यही वात रोग चिंता, तनाव, अनिद्रा, मन में अस्थिरता, मन इधर उधर, वो बेचैनी, तो ये सब जो है सामान्य एक वात रोग जो सब में देखने को मिल रहा है। शुरुआती स्तर पर ये वात रोग की ऐसी बात होती है। आप इस परीक्षण को बहुत ही स्पष्ट से
चरक संहिता की 7वीं अध्ययन विधि से वात नाली की प्रकृति, गति, दोष, विवेक, विचार, हर एक चीज को डिटेल में रखने का कृपया करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि चरक संहिता में वात दोषों का बहुत ही विशद वर्णन है, तो आपका प्रश्न है कि चरक संहिता के अनुसार बताया जाए। हालांकि मेरा जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा अनुभव पर आधारित है और गुरु परंपरा से है, तो गुरुदेव तुरंत बता देते थे कि नाड़ी की ऐसी गति है तो इसको ये रोग होगा, ये रोग है ही। तो ये शास्त्रों में भी वही लिखा है और ये महत्वपूर्ण एक डायग्नोसिस टेक्निक है, नाड़ी निदान, नाड़ी परीक्षण कह सकते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में वात, पित्त और कफ दोषों की स्थिति का आकलन किया जाता है। जब किसी रोगी में वात दोष प्रधान होता है तो नाड़ी की गति और प्रकृति में विशेष परिवर्तन देखे जाते हैं। वात दोष से प्रभावित नाड़ी की गति और प्रकृति मतलब उसका स्वभाव के अनुसार उसकी गति होती है, और स्वभाव के अनुसार गति ना हो तो उसको विकृति कहते हैं। उसको समझने के लिए चरक संहिता जैसे ग्रंथों और गुरुजनों के अनुसार मैं इसको स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। वात नाड़ी की गति तेज होती है, अनियमित होती है और सर्पिल गति का वर्णन आता है, मतलब सर्प की तरह रेंगने वाली गति होती है। कभी कभी तीव्र होती है, कभी कभी स्किप हो जाती है, छूट जाती है। जैसे सांप जो चलता है तो उसकी गति के अनुसार इसको देख सकते हैं। दोष के संदर्भ में यह बात हुई। प्रकृति मतलब जो स्वभाव है वात नाड़ी का, वात नाड़ी हल्की होती है, कमजोर स्पंदन होता है, पित्त का स्पंदन उससे ज्यादा हाई होता है। नाड़ी स्पंदन में अनिश्चितता और अस्थिरता दिखाई दे तो इसको दोष की शुरुआत कहा जा सकता है। हालांकि नाड़ी हल्की है, कमजोर है, पतली है, लेकिन उसमें अनिश्चितता है, अस्थिरता है। स्पंदन में कभी ज्यादा तेज होता है, कभी असंगत होता है। धड़कन से इसको समझते हैं, जब हम नाड़ी चेक करते हैं तो धड़कन और वह अनियमित हो सकती है। अब उसको समझने के लिए जो हम अंगुलियों से जो दबाव डालते हैं उसमें जो पहली फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, उसके द्वारा उस स्थान पर रखकर उसको महसूस किया जाता है गंभीरता से। इसी तरह जब रोगी में ड्राइनेस बहुत होती है, आंतरिक और बाहरी दोनों, शरीर के अंदर और बाहर, उसको ठंडक लगती है, चिंता बनी रहती है, नींद नहीं आती, कब्जियत बहुत होती है, जोड़ों में दर्द होता है, तो इन सब संदर्भ में जब हम चेक करते हैं तो ये सारी विकृति उसमें दिखाई देती है। चरक संहिता की आपने बात की, इसी तरह सुश्रुत संहिता में नाड़ी परीक्षण के माध्यम से दोषों की पहचान, वाग्भट्ट में नाड़ी की गति और प्रकृति को समझने के लिए अनुभव और संवेदनशीलता का उपयोग करने के लिए जोर दिया गया है। वात दोष से प्रभावित नाड़ी की गति तेज, अनियमित और हल्की होती है, सर्प की तरह रेंगने वाली होती है। यह नाड़ी शरीर में वात के असंतुलन को दर्शाती है।
और इसके साथ अन्य वातजन्य लक्षण भी देखे जा सकते हैं। नाड़ी परीक्षण के दौरान इन विशेषताओं को ध्यान से पहचाना जाता है, नोट किया जाता है और उसके अनुसार आगे का जो चिकित्सा का जो क्रम है वो जो बनाया जाता है। चरक संहिता की बात आपने रखी हुई है, तो चरक संहिता अभी आपको अध्ययन क्रम में अभी आगे जो है आएगा। चरक संहिता में जो वात नाड़ी की प्रकृति है, तो जब मैं आपको चरक संहिता पढ़ाऊंगा तो उस समय वो सारी चीजें आपको स्पष्ट होंगी। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि चरक संहिता के अनुसार वात दोष की प्रकृति हल्की है, शुष्क है, ठंडी है, खुरदुरी है, सूक्ष्म है, चंचल है। हल्का कहने का अर्थ यह है कि नाड़ी को महसूस करो, और महसूस करने के लिए बहुत हल्के दबाव की आवश्यकता होती है, तो वो ठीक है। वात नाड़ी सतही और सूक्ष्म पहचानी जाती है। नाड़ी की गति में शुष्कता और खुरदरापन महसूस होता है। चंचलता तो होती है वात में, तो वात नाड़ी की गति थोड़ी अस्थिर, चंचल, वात का स्वभाव चंचल है। चरक संहिता में वात नाड़ी की गति को सर्प गति के रूप में वर्णित किया गया है। वात नाड़ी की गति तेज होती है, तीव्र होती है, अनियमित होती है गति में, कभी धीमी, कभी तेज, कभी रुक रुक कर। उसका स्पंदन अस्थिर होता है, निश्चित होता है। तो वहां से हम उसके दोष का निर्धारण करना शुरू करते हैं। वात दोष में शरीर में गति, संचार और नियंत्रण तीनों ही बाधित होने लगता है। जब वात दोष असंतुलित होता है तो नाड़ी में बदलाव दिखाई देने लगते हैं, उसके लक्षण आने लगते हैं। तो वात नाड़ी ठंडी महसूस होती है क्योंकि वात का गुण शीतल है। नाड़ी की गति में रुक्षता महसूस होती है। रुक्षता को हम खुरदुरेपन से महसूस करते हैं। गति में एक खुरदुरापन हमें दिखाई देता है। नाड़ी की गति और स्पंदन में असंतुलन दिखाई देता है, जो वात के विषम गुण को दर्शाता है। उसके आधार पर फिर रोगों का विश्लेषण करते समय ये सारी चीजों को संकलित किया जाता है और फिर उससे रोगी के रोग का, उनके लक्षणों का मिलान किया जाता है। अब रोग का जब निर्धारण करते हैं तो उसमें जो ऋतुएं हैं, तो किस ऋतु में वात का प्रकोप बढ़ जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखते हैं। जैसे कि वर्षा और शरद ऋतु में वात नाड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, उसका संतुलन बिगड़ा हुआ होता है। और वात रोगियों को, जिनको दर्द और वात रोग हैं, उसमें उनके रोगों में वृद्धि दिखाई देती है। तो वात नाड़ी का निदान करते समय अथवा वात रोगों का निदान करते समय यही सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, इन्हीं का ध्यान रखना होता है। वात नाड़ी की गति और प्रकृति को पहचानना होता है। वात नाड़ी की गति तेज होती है, जैसे हमने कहा कि हल्का सा आप अंगुली रखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा वात नाड़ी ठीक ठाक है, चल रही है। अब इसमें गड़बड़ी होती है, अनियमित है, स्थिर है, बहुत ज्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ रहा है, उसके अनुसार से आप दोष का निर्धारण करते हैं। अर्थात कि रोगी में वातजन्य लक्षणों की उपस्थिति का आकलन करते हैं। इसी तरह ऋतु और समय
उसके साथ में भी उसका संकलन करते हैं। चरक संहिता में वात दोष को सभी दोषों का नियंत्रक माना गया है। जब आप वात दोष का जब वहां पे अध्याय पढ़ेंगे तो वात दोष सभी दोषों का नियंत्रक है। मतलब वात अगर ठीक है तो सारे दोष आपके नियंत्रण में आ सकते हैं। तो वात को नियंत्रित करना यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। जो आपका प्रश्न था वो जो है शायद ऐसा ही था कि वात दोष का जो महत्व है और जो उसका कार्य है उसके विषय में, क्योंकि यह शरीर में गति और संचार का कार्य करता है। उसके बिना तो सब ठप हो जाएगा। सारी संचार व्यवस्था, सारी गति, चलना फिरना, खाना पीना, नाड़ी की गति, हृदय की गति, मस्तिष्क की गति, सब उस पर ही आधारित है। इसीलिए वात रोगों में जो वात नाड़ी की अनियमितता और अस्थिरता शरीर में वात के असंतुलन को दर्शाती है। इसीलिए वात नाड़ी का सही निदान बहुत ही आवश्यक है। उसकी संवेदनशीलता और जो उसका गहन अवलोकन कर सके, उससे ही वात नाड़ी का निदान अच्छी तरह संभव होता है। अब दोष का निर्धारण होने के पश्चात जो हम रोगियों को एकदम सामान्य सलाह देते हैं, उनको जो पालन करना चाहिए, जो उनको एक परामर्श देते हैं वात दोष को नियंत्रित और संतुलित करने के लिए, उसमें उष्ण, स्निग्ध और गुरु गुण वाले आहार और औषधियों का उपयोग करें, ऐसा कहते हैं। नियमित दिनचर्या और आहार का पालन करें। वात के चंचल स्वभाव को शांत करने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें। चरक संहिता के अनुसार वात नाड़ी की प्रकृति, गति और लक्षणों का गहन अध्ययन करना है, तो उसको अच्छे से एक एक अध्याय को, एक एक विषय को बहुत गंभीरता से अध्ययन करना होगा, समझना होगा। जो ना समझ में आए उसको आपको बार बार पूछ करके स्पष्ट करना होगा। वात नाड़ी तेज, अनियमित, अस्थिर गति वाली होती है। वात के चंचल और विषम गुणों को दर्शाती है। वात का गुण ही यही है, चंचल, स्थिर न रहना। इसके उपचार के लिए वात शामक आहार, औषधियों और जीवन शैली का पालन करना अति आवश्यक होता है। आचार्य जी, यहाँ पर पुनः शास्त्रीय अध्ययन के अनुसार वात नाली में दोष की अभिव्यक्ति इस विषय को नाली की गति को विशेषित करते हुए इस गति में ऐसा लोग होता है, इस तरह के उदाहरण से समझाने का कृपा करें। मुकेश जी ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि सब कुछ हम ही से वो जान लेना चाह रहे हैं। जिज्ञासा है। देखिए, बिना जिज्ञासा के कभी कोई भी विषय में पारंगत नहीं हो सकता है। हम भी ऐसे ही जिज्ञासु थे, अपने गुरुदेव का सर खा लेते थे। भाई, पुस्तक हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बैठे हो, आप इसको, हमें एक प्रश्न है उसका हमें उत्तर चाहिए, बस। तो चरक संहिता और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार नाड़ी के परीक्षण के माध्यम से शरीर के दोषों को समझना और उसको अभिव्यक्त करना, मतलब उसको समझाना, विश्लेषण करना, एक गहन और सूक्ष्म प्रक्रिया है। तो उसको शास्त्रों के अध्ययन से ही पूरी तरह से समझा जा सकता है। अब चर्चा हो रही है वात रोगों के संबंध में, और इसमें जो नाड़ी परीक्षण में वात नाड़ी है, आप उसकी अभिव्यक्ति को समझना चाहते हैं।
तो हम नाड़ी की गति, प्रकृति और उससे जुड़े रोगों के कुछ उदाहरणों को लेंगे, उसी के माध्यम से विश्लेषण करेंगे। आपका भी उदाहरण ले सकते हैं कि जिस परिस्थिति में आप आए थे उसका भी विश्लेषण कर सकते हैं। मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि इस तरह से गति है तो ये सारा दोष है। अब इससे संबंधित क्या रोग हो सकते हैं? भाई कुछ सामान्य रोगों को तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि वात नाड़ी की गति और प्रकृति में परिवर्तन के आधार पर विभिन्न वातजन्य रोगों की पहचान की जा सकती है। जैसे हमने कहा कि अनिद्रा, इंसोम्निया, नाड़ी की गति अनिद्रा के रोगी में वात नाड़ी की गति तेज और अनियमित होती है। नाड़ी का स्पंदन अस्थिर और चंचल होता है। अनिद्रा में वात दोष मन और नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है, मतलब मस्तिष्क की जो नाड़ियां हैं उसको वात प्रभावित करता है, जिससे मन की चंचलता और नींद ना आना, नींद में असंतुलन दिखाई देता है। रोगी को नींद नहीं आती, बेचैनी बनी रहती, चिंता बनी रहती, भय लगता है, मन की अस्थिरता रहती है, विचारों का वेग चलता रहता है अंदर। ये सारे वात रोग से ही संबंधित होते हैं। कब्जियत एक बहुत ही ज्यादा देखे जाने वाला रोग है जो वात रोगों में प्रधान है। कॉन्स्टिपेशन में नाड़ी की गति, वात नाड़ी की गति धीमी होती है, नाड़ी की गति रुक रुक कर होती है, नाड़ी के स्पंदन में खुरदुरा और शुष्कता महसूस होती है। कब्जियत के रोग में वात दोष अंदर कॉलोन में जमा हो जाता है। वात वहां पर विकृत होकर बार बार रुक जाता है और मल को सुखा देता है, जिससे मल का निष्कासन मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण रोगी को मल त्याग करने में बहुत तकलीफ होती है। मल शुष्क होता है, कठोर होता है, पेट में गैसें छूटते रहते हैं, बनते रहते हैं और पेट दर्द जैसे लक्षण सामान्य होते हैं। वात रोगों से ही जुड़ा हुआ ज्वाइंट्स पेन होता है, जोड़ों का दर्द। जोड़ों के दर्द में रोगी की गति, नाड़ी की गति, वात नाड़ी की गति अनियमित होती है, अस्थिर होती है। नाड़ी का स्पंदन कभी तेज कभी धीमा होता है। जब वात दोष शरीर के जोड़ों और हड्डियों में जमा हो जाता है तो जोड़ों में दर्द और सूजन बना रहता है। रोगी को जोड़ों में दर्द, जकड़न, गति करने में कठिनाई, मूवमेंट में बने रहते हैं। वात रोगों में बहुत कॉमन रोग है चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन। चिंता और अवसाद के रोगी में वात नाड़ी की गति तेज होती है, अनियमित होती है। नाड़ी का स्पंदन अस्थिर और चंचल होता है। तब चिंता और अवसाद में वात दोष मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा होता है, जिससे मन की शांति और संतुलन खो जाता है। रोगी को चिंता, डर, उदासी और मन की अस्थिरता जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह एकदम कॉमन रोगों के संदर्भ में वात नाड़ी की गति और प्रकृति का विश्लेषण आपको बता रहा हूं, स्पष्ट कर पा रहा हूं अपने अनुभव से और श्री सद्गुरुदेव की कृपा से।
उनके सिखाए हुए ज्ञान को मैं आगे आप तक पहुंचा रहा हूं। अब इसका विश्लेषण करके रोग का निदान कर सकते हैं। निदान करने में नाड़ी की गति तेज है तो वह वात के तीव्र और प्रखर स्वभाव को दर्शाती है। यदि नाड़ी की गति अनियमित है तो वह वात के विषम और चंचल स्वभाव को दर्शाती है। यदि नाड़ी के स्पंदन में अस्थिरता है तो वह वात के अस्थिर और अनिश्चित स्वभाव को दर्शाती है। वात नाड़ी के उपचार के लिए पुनः नियमों का पालन आवश्यक होता है। तो उन नियमों को, वात रोगों को दूर करने के लिए पालन करना अति आवश्यक है, जिसकी मैंने पूर्व में चर्चा की थी। वात नाड़ी की गति और प्रकृति का विश्लेषण करके वात दोष के असंतुलन और संबंधित रोगों का निदान किया जा सकता है। वात नाड़ी की तेज, अनियमित और अस्थिर गति वात के चंचल और विषम गुणों को दर्शाती है। इसके उपचार के लिए वात शामक आहार, औषधियों और जीवन शैली का पालन करना आवश्यक होता है। वात के चंचल स्वभाव को शांत करने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास अति आवश्यक होता है। वात नाड़ी की अनियमितता को दूर करने के लिए नियमित दिनचर्या और आहार का पालन करना अति आवश्यक होता है। वात दोष को संतुलित करने के लिए उष्ण, स्निग्ध और गुरु गुण वाले आहार और औषधियों का उपयोग करना अति आवश्यक होता है। अब मुकेश जी ने जो पूछा है कि यदि किसी को पैरालिसिस का अटैक हो गया है, किसी को अर्धांगवात हो गया है, तो उसमें कैसे निर्धारण करेंगे, उसका विश्लेषण कैसे करेंगे जब हम नाड़ी परीक्षण करते हैं? तो यही था ना प्रश्न जी। तो अर्धांगवात में वात दोष शरीर के स्नायु तंत्र अर्थात कि नर्वस सिस्टम, मांसपेशियां अर्थात मैस्कुलर सिस्टम और जोड़ स्केलेटल सिस्टम, इसको प्रभावित करता है। अब वात का स्थान मुख्य रूप से अर्धांगवात में, वात दोष मुख्य रूप से शरीर के निचले हिस्से, कमर का प्रदेश, नितंब का प्रदेश, जंघाओं का थाई और ऊपर के हिस्से जैसे हाथ, कंधा, गर्दन, ये ज्यादा वहां पर जो तंत्रिका तंत्र है उसका अवरोध अर्धांगवात में रहता है। प्राणवायु वात दोष के कारण अवरुद्ध हो जाती है, जिससे इन अंगों की गतिशीलता और संवेदनशीलता खो जाती है। मूवमेंट करने में बहुत तकलीफ होती है अथवा शून्यपन बना रहता है। प्रभावित अंग में कमजोरी और शून्यता महसूस होती है। प्रभावित अंग में दर्द और ऐंठन, जकड़न हो सकती है। प्रभावित अंग की गतिशीलता खो जाती है और रोगी उसे हिलाने डुलाने में असमर्थ रहता है। अर्धांगवात में वात नाड़ी की गति और प्रकृति का विश्लेषण करके रोग की गंभीरता और उपचार की दिशा तय की जाती है। अब आपने नाड़ी निदान के विषय में पूछा हुआ है, तो यदि नाड़ी की गति तेज और अनियमित है तो वह वात के तीव्र और चंचल दोष को दर्शाती है। यदि नाड़ी का स्पंदन कमजोर और धीमा है तो वह प्राणवायु के अवरोध को दर्शाती है। यदि नाड़ी का स्पंदन अस्थिर है तो वह वात के अस्थिर और अनिश्चित स्वभाव को दर्शाती है। यदि नाड़ी की प्रकृति शुष्क और खुरदुरी है तो वह वात के रुक्ष गुण को दर्शाती है। यदि नाड़ी ठंडी महसूस होती है तो यह वात के शीत गुण को दर्शाती है। यदि नाड़ी हल्की और सतही है तो वह वात के लघु गुण को दर्शाती है।
अर्धांगवात में वात नाड़ी के आधार पर उपचार का निर्धारण किया जाता है। आंतरिक और बाह्य अभ्यंग और आंतरिक रूप से भी खाने पीने में अधिक स्निग्ध आहार, स्निग्ध गुण वाले आहार और औषधियों का उपयोग किया जाता है। अभ्यंग अर्थात कि मालिश करना, स्वेदन अर्थात पसीना निकालना, इससे वात दोष को शांत किया जाता है। योग और प्राणायाम के माध्यम से प्राणवायु का संचार बढ़ाया जाता है। व्यायाम करके, योग करके, हल्का आसन व्यायाम करके प्रभावित अंग की गतिशीलता को बढ़ाया जाता है। चिंता और तनाव को कम करने के लिए ध्यान और मनोचिकित्सा का उपयोग किया जाता है। इस तरह से पैरालिसिस में, अर्धांगवात में वात नाड़ी की गति और प्रकृति का विश्लेषण करके रोग की गंभीरता और उपचार की दिशा तय की जाती है। वात नाड़ी की गति तेज, अनियमित और अस्थिर वात के चंचल और विषम गुणों को दर्शाती है। इसके उपचार के लिए वात शामक आहार, औषधियों और जीवन शैली का पालन करना अति आवश्यक होता है। तभी इन सारे गंभीर वात रोगों को पूर्ण रूप से काबू में किया जा सकता है। नमस्ते आचार्य जी, कृपया गंभीर लोगों में वात नाड़ी की गति कैसी होती है, इसे स्पष्ट करें। हालांकि पैरालिसिस गंभीर रोगों में ही आता है। गंभीर रोगों में विशेष रूप से वातजन्य रोगों में वात नाड़ी की गति में विशिष्ट परिवर्तन देखे जाते हैं और गंभीर रोगों में वात दोष का प्रकोप बढ़ जाने से नाड़ी की गति अधिक तेज हो जाती है, जिसके कारण से अर्धांगवात, पैरालिसिस, हृदय रोग, हार्ट डिजीजेस और तीव्र वातजन्य दर्द शरीर में बने रहते हैं, जाते नहीं हैं। तो यह नाड़ी की तेज गति से निर्धारित किया जाता है। इसी तरह जब अनियमित और विषम गति होती हैं, अर्थात कभी तेज, कभी धीमी, कभी रुक रुक कर, तो यह गति वात के विषम और चंचल स्वभाव को दर्शाती है। गंभीर रोगों में वात दोष के असंतुलन के कारण वात की गति में अनियमितता आती है। तो इससे, इस गति से हम यह निर्धारित करते हैं कि उसको मिर्गी है, उसको चिंता, डिप्रेशन का विकार है, कि उसको पार्किंसंस है। तो यह नाड़ी की अनियमित गति से निर्धारित होता है। एकदम स्पष्ट आपको बता रहे हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो शायद आपको पुस्तक में भी इतनी स्पष्टता से ना मिले। ये आपको किसी पुराने अनुभवी वैद्य से ही यह आपको विश्लेषण मिल सकता है, और यह मुझे अवसर मिला है, इसके लिए मैं आभारी हूं। इसी तरह से अस्थिर और कंपन गति वाली वात नाड़ी के कारण स्ट्रोक, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और गंभीर वातजन्य दर्दों का निर्धारण किया जाता है। यह गति वात के अस्थिर और अनिश्चित स्वभाव को दर्शाती है। इस तरह के गंभीर रोगों में वात दोष के कारण नाड़ी का स्पंदन अस्थिर हो जाता है। इसी तरह से कमजोर और धीमी गति, गंभीर कमजोरी मतलब सीरियस वीकनेस, थकान, फटीग, माल न्यूट्रिशन, पोषण की कमी जैसे गंभीर रोगों को दर्शाती है। इन रोगों में नाड़ी की गति धीमी हो जाती है। यह गति वात दोष के कारण प्राणवायु के अवरोध को दर्शाती है। इस तरह के गंभीर रोगों में वात दोष के कारण नाड़ी का स्पंदन कमजोर हो जाता है। तो नाड़ी की गति तेज है, धीमी है, अनियमित है, अस्थिर है कि स्थिर है,
यह गंभीर रोगों में बहुत ही सूक्ष्मता से देखा जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है। जैसे हमने पूर्व में पैरालिसिस की चर्चा की, पार्किंसंस की चर्चा की, स्ट्रोक की चर्चा की, हृदय रोग की चर्चा की, ये सब वात दोष के कारण ही होने वाले गंभीर रोग हैं, जिसके कारण प्रभावित अंग में कमजोरी, शून्यता, अवरोध, गति की हानि इत्यादि देखी जाती है। सीने में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई और थकान, ये सब वात के अवरोध के कारण होता है, अस्थिर गति के कारण होता है, हृदय की गति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मिर्गी, बेहोशी के झटके आना, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना, ये सब वात दोष के कारण मस्तिष्क की गतिविधि की अनियमितता होने से होता है। यहां पर नाड़ी की गति अनियमित और कंपन युक्त रहती है। शरीर में कंपन बने रहना, मांसपेशियों में अकड़न, गति का धीमापन, ये सब वात दोष के कारण मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के ऊपर आए हुए प्रभाव के कारण होता है। इसमें नाड़ी की गति अस्थिर और कंपन युक्त होती है। तो इस तरह से गंभीर रोगों में वात नाड़ी की तेज गति, अनियमित गति, अस्थिर गति, कंपन युक्त गति, इन गतियों से उस रोग का डायग्नोसिस किया जाता है। यह गति वात दोष के तीव्र, विषम और चंचल स्वभाव को दर्शाती है। नाड़ी परीक्षण के माध्यम से वात नाड़ी की गति का विश्लेषण करके रोग की गंभीरता और उसका क्या उपचार करना है, यह सुनिश्चित किया जाता है। बहुत ही आवश्यक जो चिकित्सा है उसका निर्धारण किया जाता है। रोग को दूर करने के लिए, वात दोष को संतुलित करने के लिए उष्ण और स्निग्ध गुण वाले आहार और औषधियों का उपयोग किया जाता है। अभ्यंग अर्थात की तेल मालिश, स्वेदन अर्थात की पसीना लाने वाली चिकित्सा, स्टीम बाथ वगैरह, अथवा तो धूप में जो है पसीना निकालना, इससे वात दोष को शांत किया जाता है। प्राणवायु का संचार और प्राणायाम दोनों बहुत जरूरी हैं। प्राणायाम करेंगे तो प्राणवायु का संचार बढ़ेगा, जिससे जोड़ों की जकड़न और रूखापन वो दूर किया जाता है। हल्के आसन और व्यायाम से, सूक्ष्म व्यायाम से प्रभावित अंग की गतिशीलता को बढ़ाया जाता है, उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। चिंता और तनाव को कम करने के लिए ध्यान और मनोचिकित्सा जैसी विधियों का हम उपयोग करते हैं। यह भी वात रोग को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए बहुत ही आवश्यक उपचार हैं। अगर इसमें एक भी उपचार में कमी रह गई, छोड़ दिया जाए, तो वात रोग को पूरी तरह से काबू में नहीं किया जा सकता है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के सभी गंभीर वात रोगों में अच्छे से उपचार के क्रम का पालन करें। वात सामक आहार और औषधियां और जीवन शैली, योग, प्राणायाम, मालिश और अच्छे से पसीना निकालना, इन सारी विधियों को अपने जीवन में अपनाएं और वात रोगों से जल्द ही मुक्ति पाएं। धन्यवाद मुकेश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से न केवल अपनी बल्कि बहुत सारे रोगियों को रोग से मुक्त होने के लिए एक दिशा निर्देश देने का एक आपने आज मुझे अवसर दिया। आपको हृदय से आभार है।